हमारा पिछला टॉपिक था चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967। The year 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history. जो 1967 का साल था उसे एक लैंडमार्क माना जाता है हमारे इंडिया के पॉलिटिकल और इलेक्टोरल इतिहास में। In chapter 2 you read about how the Congress party was the dominant political force throughout the country from 1952 onwards. अभी चैप्टर 2 में हमने इस बात को पढ़ा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बनी हुई थी पूरी कंट्री के अंदर 1952 से। मतलब उसका जो रोल था वो सबसे ज्यादा अहमियत वाला था, दबदबा था उसका। दिस ट्रेंड वाज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द 1967 इलेक्शंस। और ये जो इसका ट्रेंड चला आ रहा था अब इसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए 1967 इलेक्शंस के बाद से। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस। In the years leading up to the fourth general elections, the country witnessed major changes. अब ये जो साल थे जो जब तक फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए हैं तब तक कंट्री में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। Two prime ministers had died in quick succession and the new prime minister who was being seen as a political novice has been in office for less than a year. अब दो प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी जल्दी चले गए और जो नए प्राइम मिनिस्टर आई अभी वो जो है नई नई थी और उनको अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए जैसे कहते हैं एक साल भी नहीं हुआ था। You will recall from the discussion in chapter 3 and in the previous section of this chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from the successive failure of monsoons, widespread drought, decline in agriculture production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, combined with the sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. अब अगर आप जो डिस्कशन हमने चैप्टर 3 में किया या जो हमारा पहला सेक्शन था चैप्टर का उसमें आप अगर पढ़ो तो आपको ध्यान होगा कि ये जो पीरियड था इस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। सबके वजह क्या थी? एक तो मॉनसून फेलियर हो गया, चारों तरफ सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आ गई, खाने के लिए एक तरह से शॉर्टेज होने लग गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उनमें कमी आने लग गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट था वो ड्रॉप करने लग गया, गिरने लग गया उसका एक तरह से लेवल। साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्चा बढ़ गया था। जो रिसोर्सेज थे, जो प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज करे गए थे उससे एक तरह से लोग जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what was seen to be pressure from the US. सबसे पहला डिसीजन जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का था वो ये था जो इंडियन रुपी था उसका अवमूल्यन करना। अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर, जिसका जो प्रेशर था वो यूएस से पड़ रहा था। अर्लियर $1 could be purchased for less than 5 rupees. After devaluation it cost more than ₹7. पहले क्या था, एक $1 जो है वो 5 रुपए से भी कम में खरीदा जा सकता था, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद अब उसको जो है उसके लिए $1 के लिए 7 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे थे। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। अब ये जो आर्थिक हालात थे उससे जो है कीमतें बढ़ती जा रही थी। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कैर्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। लोग जो हैं अब इसके खिलाफ विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया था क्योंकि दाम जो हैं, जो बेसिक चीजें हैं जरूरतों की, उनमें बढ़ते जा रहे थे, खाने की कमी हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री में उसमें हालात बहुत बुरे हो रहे थे। बंद एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। लगातार जल्दी जल्दी बंद हो रहे थे, बंद बुलाया जा रहा था, हड़तालें करी जा रही थी। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ना कि लोगों के जो एक तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दर्शाने वाली वो समस्या है। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रेनफोर्स पॉपुलर अनरेस्ट। नतीजा क्या हुआ, इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ा और इससे जो है चारों तरफ एक तरह से खलबली सी मचने लग गई थी। द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने जो है एक तरह से स्ट्रगल जो है वो चालू कर दिया इक्वालिटी के लिए। You will read in the next chapter about how the group of communists who separated from the Communist Party of India to form Communist Party of India, Marxist-Leninists, led armed
agrarian struggles and organized peasant agitations. अब जो आप अगले चैप्टर है उसमें पढ़ जानेंगे कि किस तरह से ग्रुप जो था कम्युनिस्ट का, जो कि सेपरेट हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से, ताकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट बना सकें, उन्होंने जो है एक आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स जो हैं उनको शुरू किया। साथ ही साथ जैसे जो पीजेंट्स होते हैं, कारीगर होते हैं, किसान होते हैं, उनके एजिटेशंस को भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स सिंस इंडिपेंडेंस। इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए इंडिपेंडेंस के बाद से, और वो काफी बुरे हुए। इलेक्शन इन अ राजस्थान विलेज। दिस इज अ स्टोरी अबाउट 1967 असेंबली इलेक्शंस। ये जो स्टोरी है ये 1967 के असेंबली इलेक्शंस की है। इन द छोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेन पार्टीज इन द फ्रे वर कांग्रेस एंड द स्वतंत्रता पार्टी। जो छोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें जो मेन पार्टीज इलेक्शन कंडक्ट कर रही थी वो थी कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी। बट विलेज Devisar had its own local political dynamics and it got mixed up with the competition between the two parties. पर देवीसार गांव जो था उसकी अपनी खुद की लोकल पॉलिटिक्स थी और वो जो है इस कंपटीशन में दोनों पार्टीज के बीच में एक तरह से मिक्स हो गए। शेर सिंह traditionally dominated village politics, but gradually his nephew Bhim Singh was emerging as the more popular leader and rival. शेर सिंह कहने को उनकी जो परंपरावादी जो एक पॉलिटिक्स होती है गांव की वो चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो नेफ्यू भीम सिंह थे अब वो ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे उभर रहे थे और एक तरह से उनके राइवल भी हो गए थे। दो बोथ वर राजपूत, भीम सिंह कल्टिवेटेड द सपोर्ट of many non-Rajputs in the village by attending to their requirements after becoming the पंचायत प्रधान। भीम सिंह जो थे, कहने के ये दोनों राजपूत थे, लेकिन जो भीम सिंह थे उनको बहुत सारे नॉन राजपूत का भी गांव में सपोर्ट हासिल हुआ, क्योंकि वो जब पंचायत प्रधान बने तो उन्होंने जो उन लोगों की जरूरत थी उनको जो है एक तरह से जाकर अटेंड किया और उनको सॉल्व करवाया। सो ही स्ट्रक अ न्यू इक्वेशन, द अलायंस ऑफ राजपूत एंड नॉन राजपूत। तो उन्होंने एक नई एक तरह से इक्वेशन सामने रखी थी कि राजपूत और नॉन राजपूत भी एक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। He proved to be more adept in building alliances across the village by supporting candidates in other villages for the post of village pradhan. अब ये जो है ज्यादा एक तरह से अलायंसेस बनने में सफल रहे पूरे गांव के अंदर, क्योंकि ये जो है उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे और गांव में जो कि क्या कहते हैं विलेज प्रधान की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे थे। इनफैक्ट he took an initiative and took a delegation of the state chief minister and Congress leader Mohanlal Sukhadia for pressing the name of one of his friends from a nearby village as the Congress candidate in the assembly election. उन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद पहल करी और एक डेलीगेशन जो है उसको, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर का डेलीगेशन है और कांग्रेस लीडर मोहनलाल सुखाड़िया जो है उनके पास लेके गए कि, और वहां पर उन्होंने जोर लगाया कि उनके जो एक फ्रेंड है पास के गांव के, उनको कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर असेंबली इलेक्शन में खड़ा किया जाए। When Sukhadia convinced him of some other name, Bhim Singh in turn convinced many others that they should work for the party candidate. अब जब सुखाड़िया ने जो है उनको मनाने की कोशिश की कोई और नाम के लिए, तो भीम सिंह ने बहुत सारे और लोगों को मना लिया कि वो जो है पार्टी कैंडिडेट के लिए काम करें। Bhim Singh knew that if the party candidate won from this constituency, that candidate would become a minister and thus he would have direct contacts with the minister for the first time. भीम सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर जो पार्टी कैंडिडेट है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया तो ये कैंडिडेट मिनिस्टर बन जाएगा और फिर इनका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा मिनिस्टर्स के साथ पहली बार। शेर सिंह हैड नो ऑप्शन बट टू वर्क फॉर स्वतंत्र कैंडिडेट हु वाज अ जागीरदार। अब शेर सिंह के पास कोई और चारा नहीं बना था, तो उनको मजबूरी में स्वतंत्र कैंडिडेट के लिए काम करना पड़ा जो कि एक जागीरदार था। He kept telling people that the Jagirdar would help build the village school and use his resources for the development of the locality. अब वो लोगों को ये कह रहे थे कि जागीरदार जो है तुम अगर इसको चुनोगे तो ये तुम्हारे गांव के विलेज स्कूल को जो है या जो स्कूल है गांव में उसको बनाने में मदद करेगा। उन्होंने अपने जो भी संसाधन थे उनका इस्तेमाल किया ताकि लोकेलिटी का डेवलपमेंट हो सके। At least in Devisar village, the assembly election had turned into a factional fight between uncle and nephew. तो एक तरह से देखा जाए कि जो देवीसार गांव था उसमें जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे वो एक तरह से लड़ाई बन गई थी अंकल और नेफ्यू के बीच की। नॉन कांग्रेसिज्म, दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अब नॉन कांग्रेसिज्म ये जो हालात थे ये एक तरह से अलग नहीं रह पाए जो पार्टी पॉलिटिक्स कंट्री में चल रही थी उससे,
Opposition parties were in the forefront of organizing public protests and pressurizing the government. जो विपक्ष की पार्टियां थी अब वो आगे आकर पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी और गवर्नमेंट पर दबाव डाल रही थी. Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. जो पार्टीज विपक्ष में थी उनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर उनके वोट्स जो है बटेंगे तो उससे कांग्रेस जो है वो पावर में बनी रहेगी. Thus parties that were entirely different and desperate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into the electoral adjustment of sharing seats in others. तो अब जो पार्टीज बिल्कुल ही अलग ही और पूरी तरह से डेस्परेट थी अपने प्रोग्राम में, अपनी विचारधारा में, वो सब जो है एक साथ आ गई और उन्होंने जो है एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया कुछ स्टेट्स के अंदर. और एक तरह से जो कहते हैं ना कि जब हम जीत जाएंगे इलेक्शंस तो हम सीट्स का कैसे बंटवारा करेंगे आपस में, वो एक तरह से उन्होंने सेटिंग कर ली. They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. उनको ऐसा लग रहा था कि एक तो इंदिरा गांधी वैसे ही इनएक्सपीरियंस है, दूसरा एक जो अंदरूनी थोड़ा बहुत जो मतभेद चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उससे इन लोगों को मौका मिल जाएगा कि ये कांग्रेस से ऊपर आ सकेंगे. द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द स्ट्रेटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म. तो जो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने अपनी इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म. ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट इन इट्स डिफेंस. उन्होंने एक थ्योरेटिकल तौर पे एक तथ्य सामने रखा अपने बचाव में. कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पुअर पीपल. कांग्रेस का ये जो शासन है पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कह सकते हैं और बिल्कुल ही विपरीत है, जो ऑर्डिनरी गरीब लोग हैं उनके हितों से बिल्कुल विपरीत है. Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. इसीलिए नॉन कांग्रेस पार्टीज का एक साथ आना जरूरी है ताकि लोगों में से दोबारा जो है एक तरह से लोगों में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके. Electoral verdict. It was in this context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that the four general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. तो फाइनली जो है जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा था, असंतोष हो रहा था या एक तरह से ध्रुवीकरण हो रहा था पॉलिटिकल फोर्सेस का, तो फोर्थ जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा के थे, स्टेट असेंबलीज के, वो हुए फरवरी 1967 में. द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू. अब इस टाइम पे कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस लड़ रही थी पहली बार बिना नेहरू जी के. द रिजल्ट्स jolted the Congress at both the national and the state levels. अब जो रिजल्ट्स आए उससे कांग्रेस को चाहे नेशनल या स्टेट लेवल पे कहें, दोनों पर ही बहुत बड़ा झटका लगा. Many contemporary political observers describe the election results as a political earthquake. उस समय के जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने उन इलेक्शन रिजल्ट्स को एक तरह से पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा. द कांग्रेस did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes in 1952. कहने को कांग्रेस जो है जैसे तैसे मेजोरिटी में तो आ गई लोकसभा के अंदर, लेकिन इस टाइम पे जो उसको सीट्स मिली थी या वोट्स मिले थे वो बहुत ही कम थे 1952 के मुकाबले. हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड. आधे से ज्यादा इंदिरा गांधी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे वो हार गए थे. द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड कामराज इन तमिलनाडु, एस.के. पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.बी. सहाय इन बिहार. तो जो उनके पॉलिटिकल एक तरह से कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे जो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार गए थे, उसमें कौन कौन शामिल थे? कामराज जो कि तमिलनाडु के थे, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र के, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल के और के.बी. सहाय बिहार के. द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल चेंज वुड बी मोर अपेरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल. अब जो नाटकीय एक तरह से हम कह सकते हैं नेचर रहा पॉलिटिकल बदलाव का, वो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा स्टेट लेवल पे. The Congress lost majority in as many as 7 states. 7 स्टेट्स में कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी हार गई थी. In 2 other states, defections prevented it from forming the government. और बाकी जो 2 स्टेट्स थे उनमें दल बदल के चक्कर में जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई. These 9 states where the Congress lost power were spread across the country. अब जिन 9 स्टेट्स में कांग्रेस पावर हार गई थी वो पूरी कंट्री में एक तरह से फैले हुए थे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, ये 9 स्टेट्स थे जिनमें कांग्रेस हार गई थी.
In Madras state, now called Tamil Nadu, a regional party, the Dravid Munnetra Kadgam, came to power by securing a clear majority. अब मद्रास में क्या हुआ, जो आज के स्टेट में तमिलनाडु कहते हैं, वो एक वहां पर रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र करगम जो कि डीएमके थी, वो पावर में आ गई और उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली. The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as an official language. DMK जो है वो पावर में कैसे आई थी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा एंटी हिंदी एजिटेशन जो है उसको करा था, स्टूडेंट्स के द्वारा वो किया गया था सेंटर के खिलाफ, क्योंकि वो जो है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उनके ऊपर एक तरह से थोप रहे थे. This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state. पहली बार ऐसा हुआ था कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप मेजॉरिटी में आई थी किसी स्टेट के अंदर. In the other 8 states, coalition governments consisting of different non-Congress parties were formed. ऐसे ही दूसरे जो 8 स्टेट्स थे उनमें जो है एक जैसे मिली जुली सरकार जो है वो बनी, जिसमें अलग अलग नॉन कांग्रेस पार्टीज जो है उन्होंने मिलकर बनाई. A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. एक पॉपुलर कहावत जो है वो ये थी कि कोई अगर एक ट्रेन करे दिल्ली से हावड़ा तक और एक भी सिंगल स्टेट जो कांग्रेस द्वारा रूल किया जाए उससे पास ना हो. It was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. उन लोगों के लिए बहुत अजीब सा फील महसूस हो रहा था जो लोग हमेशा ये देखते थे कि कांग्रेस पावर में है. So was the domination of the Congress over? तो ये जो एक दबदबा था, एक इम्पोर्टेंस थी, अथॉरिटी थी कांग्रेस की, क्या वो अब खत्म हो गई थी? Coalitions. The election of 1967 brought into picture the phenomenon of coalitions. ये जो इलेक्शंस हुए 1967 के, इससे जो एक नई पिक्चर सामने आई, एक प्रक्रिया चल गई कोलिशन की. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties called Samyukt Vidayak Dal in Hindi that supported non-Congress governments. अब क्योंकि कोई भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, इसलिए बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आ गई. उन्होंने जो है एक जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाई जिसको कहते हैं संयुक्त विधायक दल, और उन्होंने जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया. दैट इज व्हाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज SVD गवर्नमेंट्स. इसी वजह से इन गवर्नमेंट्स को कहा गया SVD governments. In most of these cases, the coalition partners were ideologically incongruent. ज्यादातर ऐसे केसेस में जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनकी जो विचारधारा है वो काफी ज्यादा कंपैटिबल नहीं होती. The SVD government in Bihar, for instance, include the two socialist parties, the SSP and the PSP, along with the CPI on the left and Jan Sangh on the right. SVD गवर्नमेंट जो बिहार में बनी उसमें जो है 2 सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी, एक थी SSP और एक थी PSP. इसके साथ साथ CPI लेफ्ट थी और जनसंघ राइट में. In Punjab, it was called a Popular United Front and comprised the two rival Akali parties at the time, Sant Group and the Master Group, with both the Communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP, the Republican Party and the Bharatiya Janata Sangh. पंजाब में जिसको नाम दिया गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, इसमें 2 राइवल अकाली पार्टीज उस टाइम पे शामिल थी, एक था संत ग्रुप और दूसरा था मास्टर ग्रुप. इसके साथ साथ दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज CPI और CPIM, साथ साथ इसके SSP, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये सब शामिल थे. डिफेक्शन यानी दल बदल. Another important feature of the politics after the 1967 election was the role played by the defections in the making and unmaking of government in the states. एक और important feature politics का जो है 1967 इलेक्शन के बाद सामने आया, वो था बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना दल बदलों के द्वारा. जो दल बदलू लोग होते हैं कि गवर्नमेंट बननी है या नहीं बननी है, उसके में उनका हाथ बहुत होता था स्टेट के अंदर. Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he was elected and joins another party. मतलब क्या हुआ कि जिसकी पार्टी के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा, अब आप उसको छोड़कर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली. After the 1967 general election, the breakaway Congress legislators play an important role in installing non-Congress governments in the 3 states, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. 1967 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसके बाद जो कांग्रेस से टूटे हुए लेजिस्लेटर्स थे
उनने बहुत अहम रोल प्ले किया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनाने में इन 3 राज्यों के अंदर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। द कॉन्स्टेंट realignments and shifting political loyalties in this period give rise to the expression आया राम गया राम। ये जो लगातार एक तरह से पॉलिटिक्स में दल बदल हो रही थी, उससे एक नया ही एक्सप्रेशन सामने आया राम गया राम का। द स्टोरी ऑफ आया राम गया राम। द एक्सप्रेशन आया राम गया राम become popular in the political vocabulary in India to describe the practice of the frequent floor crossing by legislatures। ये जो एक्सप्रेशन है आया राम गया राम, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था पॉलिटिकल वोकैबुलरी में इंडिया के अंदर, क्योंकि इसमें जो है ना एक प्रैक्टिस जो है कि बार बार जो लेजिस्लेटर्स हैं वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं उसको छोड़ के दूसरी में शामिल हो जाते हैं। लिटरली ट्रांसलेटेड द टर्म्स मेंट राम केम एंड राम वेंट। अगर ढंग से इसको बोला जाए तो इसका मतलब है राम आए राम गए। The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana, and in 1967. He changed his party thrice in a fortnight, from Congress to United Front, back to Congress, and within 9 hours to United Front again. ये जो expression है ये ओरिजिनली जो है कहाँ से हुआ था, एक MLA थे हरियाणा के गया लाल 1967 में, उनकी वजह से आया। उन्होंने अपनी पार्टी 3 बार 2 हफ्तों के अंदर चेंज कर दी, पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में, फिर दोबारा कांग्रेस में, और फिर 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में। It is said that when Gaya Lal declared his intention to quit the United Front and join the Congress leader Rao Biren Singh brought him to Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram। ये कहा जाता है कि गया लाल ने जब ये इंटेंशन यानी मंशा जो है वो जताई कि वो यूनाइटेड फ्रंट छोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो कांग्रेस लीडर थे राव बीरेन सिंह वो उसको चंडीगढ़ प्रेस के सामने लाए और कहा कि गया राम जो है अब आया राम बन गए हैं। तो गया लाल्स फीट was immortalized in the phrase आया राम गया राम, which became the subject of numerous jokes and cartoons. Later, the constitution was amended to prevent defections। तो ये जो गया लाल थे इन्होंने जो है इस जो फ्रेज है आया राम गया राम, इसको काफी ज्यादा एक तरह से मजाक का विषय बना दिया था। इसके बेसिस पे काफी ज्यादा जोक्स बने, कार्टून्स बने। बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस किए गए कि इस तरह से दल बदल ना करी जाए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्प्लिट इन द कांग्रेस। ये करते हैं अगले वीडियो।